हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड। तो जब भी हम एग्जिट प्लान की बात करते हैं मेनली दो पॉइंट माइंड में आते होंगे। एक है टारगेट मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, या फिर कुछ लोगों के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही उनका एक एग्जिट प्लान होता है। तो इसके अराउंड ही आज का डिस्कशन रहेगा और इस वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह नहीं है, हम डायरेक्टली चार्ट्स पे समझेंगे, अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन केस कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि प्लानिंग हम करते ही क्यों हैं, एक एग्जिट प्लान होना ज़रूरी क्यों है, इसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि रैंडम डिसीजन विल ब्रिंग रैंडम रिजल्ट्स। अगर आपके पूरे ट्रेडिंग में अगर आप सीरियस नहीं हो और लेट्स से कि आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, आज आप कुछ डिसीजन लेते हो, कल आपके डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, परसों फिर चेंज हो जाते हैं, कभी आपका एंट्री रूल चेंज हो रहा है, कभी स्टॉप लॉस रूल चेंज हो रहा है, कभी आपका टारगेट मेथड चेंज हो रहा है। तो जब तक चीज़ें आप प्लान्ड वे में नहीं करोगे, आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो, रैंडमली डिसीजंस ले रहे हो, तो बेसिकली आपका जो रिज़ल्ट है वो भी रैंडमली ही होने वाला है। और सेकंड बात ये है कि अगर आप प्लान्ड वे में ट्रेड करते हो और अगर लेट्स से प्लान्ड वे में आप लॉस भी कर दो, तो जब तक आपका लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो प्लान्ड वे में हो रहा है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे। लेट्स से मैं रैंडमली ट्रेड करके प्रॉफिट कर दिया, तो उसको तो मैं एक पॉइंटलेस प्रॉफिट मानता हूँ, उसका कोई सेंस नहीं बनता। वो प्रॉफिट आज है, कल चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इससे हुआ क्या, आप ना कुछ उससे सीखोगे। बट लेट्स से आप कोई सेटअप फॉलो कर रहे हो जो कि अगर बैक टेस्ट करके देखा जाए तो वो लॉस गिविंग स्ट्रैटेजी है। स्टिल जैसे ही आप उसको फॉलो करोगे प्लान्ड वे में, आप 10 दिन फॉलो करोगे, 15 दिन फॉलो करोगे, आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ इसमें लॉस हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट एक चीज़ पता चल जाएगी कि अच्छा ठीक है, ये मेथड अपने इस ओरिजिनल फॉर्म में तो काम नहीं करता है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि हर ट्रेडर अपने लाइफ में या इस ट्रेडिंग करियर में ऐसे सैकड़ों आइडियाज़ के साथ आता है और एक एक चीज़ को टेस्ट करते जाता है और हर बार उस पर वो एक क्रॉस लगाता जाता है। तो ये प्रोसेस होता है ट्रेडिंग में अच्छा होने का। आप क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो कोर्सेज़ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आप सीखते हो, आपके माइंड में एक लिस्ट बनते जा रही है, आप लाइन से उनको क्रॉस करते जा रहे हो कि अच्छा ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। ऐसे करते करते हिट एंड ट्रायल प्लस एक्सपीरियंस का एक मिक्सचर है। उसके बाद जाके हम 1-1.5 साल में, 2 साल में कुछ कंसिस्टेंसी या कुछ प्रॉफिट देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है सीखने का। तो पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप कुछ भी करो ट्रेडिंग में, आपका एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मार्जिन इश्यूज़ जो होते हैं, आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हो, सब कुछ एक प्लान्ड वे में होगा तो ही आपकी ट्रेडिंग का कोई पॉइंट है, तो ही आपको पता चल पाएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपका कैसे भी प्रॉफिट हो जाए, कैसे भी लॉस हो जाए, बिल्कुल ये पॉइंट नहीं बनाता, वो काइंड ऑफ गैम्बलिंग वाला साइड है। अब एग्जिट प्लान किस किस टाइप के होते हैं, और आपका एक पहला क्वेश्चन आ ही गया होगा डायरेक्टली कि सर मुझे बेस्ट एग्जिट प्लान बताओ या मुझे बेस्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मेथड बताओ जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉक इन कर पाऊँ। तो ये मेन क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको ज़रूर करूँगा इस वीडियो के एंड की तरफ कि मेरे ओपिनियन में बेस्ट मेथड्स क्या हैं। बट उस आंसर को जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझो कि इस कंक्लूजन पे हम आते कैसे हैं। तो सीधा चार्ट पे चलते हैं और एक रॉ तरीके से डिस्कस करते हैं। लेट्स सी ये डिस्कशन किस तरफ जाता है। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक बार इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, सो लेट्स से कि इस स्टॉक में हम कोई ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का प्लान है और फिर प्राइस कुछ ऐसे मूव हुआ है। तो अगर हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टारगेट की बात करें तो सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, 1:1 पे बुक करना, 1:2 पे, 1:3 पे। मतलब बेसिकली देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड जो टारगेट होते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। इसमें आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है। आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया था, 1000 रुपये का भी प्रॉफिट लाइव मार्केट में चल रहा है, आपने बुक कर लिया, या फिर 2000 का चल रहा है तो आपने बुक कर लिया। तो ये 1:1, 1:2 के अकॉर्डिंग टारगेट बुक करना हो गया। अब इसी में आप ट्रेल भी कर सकते हो, कुछ ऐसा प्लान रख सकते हो कि जैसे ही 1:2 अचीव हो जाएगा मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा। 1:3 अचीव हो जाएगा, लेट्स से ऐसे 1:3 आप मार्क कर लिया और वहाँ पे आपका प्राइस पहुँच गया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 1:1 पे ले आओगे और हर नए रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे। तो ये एक सिंपल मेथड है जो बिगिनर सबसे इनिशियल स्टेज में सीखते हैं, और ये अच्छा मेथड तो है, काफ़ी लॉजिकल फील होता है,
बट इसमें अगर हम देखें 1:1, 1:2, 1:3 इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं, इसमें टेक्निकली कोई लॉजिक नहीं है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आता है प्रोबेबिलिटी के थ्रू। अगर आप ट्रेडिंग को प्योरली मैथमेटिक्स वाले फॉर्म में ले रहे हो तो वहाँ पे वो लॉजिक बनता हुआ दिखेगा कि अच्छा ठीक है, आपको 100 ट्रेड लेना है, 100 ट्रेड में से अगर आपकी 40% एक्यूरेसी भी रहती है 1:2 के साथ तो आप शायद प्रॉफिट में रह जाओगे, और अगर आपकी लेट्स से 1:3 वाला प्लान है तो आप 35% में भी प्रॉफिट कर लोगे। तो सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लॉजिक दिखता है, बट अगर आप मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से देखोगे तो देखिए प्राइस एक्शन, ये जो प्राइस में मूवमेंट हो रही है वो मेनली सप्लाई डिमांड के कारण हो रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उनके बीच में जो भी सप्लाई डिमांड हो रहा है उसके हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो मार्केट को बाय नेचर आपके 1:1, 1:2 से कोई लेना देना नहीं है। आपके 1:2 रखने से कुछ हो नहीं जाएगा उसको, ना 1:3 रखने से कुछ होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मेथड्स होते हैं ये बेसिकली हमने एक रैंडम नंबर चूज़ कर लिया है, उस हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट बुक कर रहे हैं, जिसके पीछे या जिसको मार्केट वैसे इन वैल्यूज़ को कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। मार्केट के लिए रेस्पेक्ट सिर्फ वही चीज़ें हैं जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट वहाँ अटकता है, वहाँ से रिवर्सल लेता है, या फिर हायर हाई हायर लो बेस्ड। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो काइंड ऑफ उतना लॉजिक, उतना सेंस मार्केट के पर्सपेक्टिव में नहीं बनाती। तो 1:1, 1:2, 1:3 क्या ये अच्छा मेथड है, क्या ये बेकार मेथड है? मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मेथड है, खासकर उनके लिए जो नए हैं ट्रेडर्स। उनको आई थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाना जहाँ पे वो स्विंग हाई स्विंग लो पहचान रहे हैं या कोई टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं, उससे बेटर होता है कि एक सिंपल मेथड फॉलो करें। 1:2 पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आए, 1:3 पे थोड़ा और प्रॉफिट बुक कर लें, लॉक इन कर लें। जब इसकी हैबिट लग जाती है और जब आप ये बार बार देखते हो कि अच्छा आपके पूरे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे, तब जाके हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करते हैं। और मार्केट में आपका सेटअप तो इम्पॉर्टेंट है, बट आपका माइंड में जो आपके खुद के सेटअप के ऊपर या जो आपको फियर कम फील होना या कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील होना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस आपका अगर क्रश हो गया तो फिर आप इतनी गलतियाँ कर दोगे इमोशनली कि फिर आपने जो भी प्रॉफिट किया होगा सब आप लूज़ कर जाओगे। तो इनिशियल ईयर्स में क्या होता है कि हम लाइन से लॉस नहीं देख पाते हैं। मैं आज भी देखता हूँ कि लेट्स से मैं खुद अपनी कुछ ट्रेडिंग का पोस्ट कर रहा हूँ, लाइन से मेरा अगर 3 दिन लॉस हो जाए तो लोग मुझे ही भेजने लगते हैं कि सर ये तो बहुत बुरा हो गया, 3 दिन लॉस हो गया वो भी लाइन से, आप टेंशन मत लेना, ये वो इतना कुछ मुझे बोलने लगते हैं। बट मुझे लगता है कि 3 दिन का लॉस होना बहुत ही नॉर्मल बात है। ये इतना नॉर्मल है कि हर साल कम से कम 10 बार ऐसा हो ही जाएगा। तो आपको देखना आना चाहिए लॉस, और इनिशियल डेज़ में लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए अच्छा होता है कि 1:1, 1:2 के आसपास तुरंत या तो बुक कर ले या तो कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस लेके आ जाएं। तो एक हो गया आरआर बेस्ड, रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड स्टॉप लॉस ट्रेल करना या टारगेट बुक करना। अगला सिंपल मेथड होता है परसेंटेज बेसिस पे ये सब करना, कि लेट्स से ये एक रेंज है, इसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया और हमने प्लान बना के पहले से रखा हुआ है कि जैसे ही इसमें 1% का मूव आ जाएगा हम टारगेट बुक कर लेंगे। अब अगेन अगर हम 1% की बात करें, 1%, 1.5%, 2%, तो ये तो एक तरीके से रैंडम नंबर हो गए, इनका मार्केट में उतना कुछ एक्चुअल सेंस नहीं बनता। अब इसको थोड़ा बेटर कैसे किया जा सकता है, ये एल्गो ट्रेडर्स काफ़ी करते हैं कि लेट्स से हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, ICICI बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब तीनों स्टॉक का आप एक एवरेज वो निकालो पिछले लेट्स से 2 साल का, 3 साल का, कि ऑन एन एवरेज ये स्टॉक हाई से लो अगर हम देखें तो कितने परसेंटेज का मूव दिखाता है। हो सकता है आपको रिलायंस दिखे कि इसमें बेसिकली 2% का मूव आता है ऑन एन एवरेज, ICICI बैंक में 1.5% का दिखे, SBI में लेट्स से 2.5% का दिखे। बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान के चलते हैं कि अगर ये जो चार्ट है ये रिलायंस का होता, ठीक है, लेट्स से ये रिलायंस का चार्ट है, इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ कहीं पे, और ट्रेड लेते समय आप देखो कि अब तक मार्केट में कितना मूव ऑलरेडी आ चुका है। लेट्स से आपको दिखता है कि ये 1% का मूव ऑलरेडी आ चुका है आपके एंट्री वाले टाइम पे, तो आपको पता है कि 1% का मूव आ चुका है। इन जनरल अगर हम एवरेज निकालें, कैलकुलेट करें मैकेनिकली प्रॉपरली, तो रिलायंस का जो एवरेज मूव है वो 2% का होता है। तो हमको पता है कि 1% का मूव तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका एवरेज 2% है, तो हम 1% का ही टारगेट मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं, या 0.9 पे ही निकल जाएंगे थोड़ा सेफ साइड पे रहने के लिए। अब मान लीजिए यही चार्ट अगर ICICI बैंक का होता और हमको यहाँ दिख रहा है कि एंट्री वाले टाइम पे
इस रेंज ब्रेकआउट के एंट्री पे हमने ट्रेड किया और एंट्री वाले टाइम पे 1% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। हमको पता है कि ICICI बैंक का जो एवरेज है वो 1.5% है, तो हम सिर्फ 0.5% का टारगेट रखेंगे। तो जब हम इस तरीके से परसेंटेज बेसिस पे टारगेट रखते हैं तो ये थोड़ा सा और सेंस बनाने लगता है, क्योंकि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे कुछ डेटा है। हमने मार्केट को ऑन एन एवरेज ऐसा बिहेव करते देखा है, उसके बेसिस पे हम ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग या टारगेट मैकेनिज्म रख रहे हैं। तो ये एक सेकंड सिंपल मेथड हो गया। थर्ड मेथड हो सकता है टाइम बेस्ड मेथड। जैसे कि एक बहुत सिंपल मेथड है कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद आप 315 तक छोड़ दिए। मतलब आपका जो टारगेट वाला मेथड है या जो बुक करने का मेथड है, एग्जिट करने का मेथड है, वो सीधा टाइम बेस्ड है। आपने फिक्स कर लिया है कि जब मार्केट क्लोज होगा तो ही मैं एग्जिट करूँगा, उसके पहले भले मार्केट ऊपर नीचे आए, स्टॉप लॉस हिट कर दे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सीधा 315 को हम एग्जिट कर रहे हैं। तो 315 को एग्जिट करना मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस साइड का मूव स्टार्ट हुआ है, जिस साइड का हमने ट्रेड लिया है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑब्वियसली 100 में से तो देखिए 50 स्टॉक तो आपको सीधा स्टॉप लॉस दे देंगे, उसके बाद भी 10-20 स्टॉक ऐसे होंगे जो अच्छा खासा मूव दिखा के वापस नीचे आ जाएंगे। बट जो 5-7 स्टॉक ऐसे होते हैं, या लेट्स से 10% स्टॉक ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग से लेकर के डे एंड तक कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ते ही चले जाते हैं, ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगे। तो जो लोग 315 तक वेट कर रहे हैं, काइंड ऑफ वो एक्यूरेसी को छोड़ रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि जिन स्टॉक्स में बड़े मूव आएंगे, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग से लेकर के डे एंड तक चढ़ते ही चले जाते हैं, उस टाइप के स्टॉक्स को वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 315 तक एग्जिट करना एक मेथड है, इसके अलावा 2 मेथड और है जो इसी के अराउंड है। एक है कि आप एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपने कुछ रियलाइज़ किया होगा कि मार्केट में जो मूव्स आते हैं, लेट्स से 9:15 से मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद 9:30 तक आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया, एनालाइज़ किया। जनरली आप देखोगे जो शुरू का मोमेंटम होता है वो 10:30-11 के आसपास थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो कई लोग ट्रेड ऐसे भी करते हैं कि वो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे वो जहाँ पे भी एंटर किए हों 11 बजे के आसपास तक वो अपना एग्ज़िट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ओवर एंड ओवर ये देखा है कि 11 बजे के बाद मार्केट एक साइडवेज या रिवर्सल वाले मोड में चला जाता है। अगर एक अच्छा मूव स्टार्टिंग में आ चुका है तो उसके बाद एक पुल बैक या रिवर्सल या कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम बेस्ड आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो तो 315 की जगह आप 11 बजे ही निकल जाओ। तो एक हो गया 315 पे निकलना, एक हो गया 11 बजे निकलना, और एक थर्ड होता है 2 बजे के आसपास निकलना, क्योंकि हमको पता है कि 1 से 2 बजे के आसपास यूरोपियन मार्केट्स ओपन होना शुरू होते हैं। तो उस पॉइंट के बाद अचानक या तो सेम मूव कंटिन्यू भी हो सकता है जहां मार्केट था अभी, और सेम मूव में एक रिवर्सल भी आ सकता है, और रिवर्सल के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि लेट्स से कि निफ्टी ऑलरेडी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लिया हुआ था, 2 बजे के आसपास यूरोपियन मार्केट्स ओपन हो चुके हैं, उनमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो भी अब तक का आपका गेन रहेगा, अगर उसमें रिवर्सल आ गया तो सब कुछ डे एंड होते होते ख़त्म हो जाएगा। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जो ट्रेड उन्होंने लिया है उसको वो 2 बजे तक कंटिन्यू रखते हैं, 2 बजे के आसपास या तो बहुत पास में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस है, या फिर 2 बजे के आसपास अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस चल रहा है उसको बुक कर लेते हैं। 2 बजे के आसपास एक फ्रेश ट्रेड नया से लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद दोबारा एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो आप भी कुछ इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो कि जो आपका पहला ट्रेड होगा डे का, या लेट्स से आप 4 ट्रेड लेते हो तो 2 ट्रेड आप मॉर्निंग में ले लो और 2 ट्रेड आप 2 बजे के आसपास लो, क्योंकि स्टार्टिंग में एक मूव आता है और 2 बजे के आसपास दोबारा एक नए ट्रेंड के स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो टाइम बेस्ड भी हम ऐसा रख सकते हैं। तो ये 3 सिंपल मेथड थे, एक हो गया फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड, एक हो गया परसेंटेज बेस्ड, और एक हो गया टाइम बेस्ड। ये 3 इतने सिंपल हैं कि इसको आप डे 1 से फॉलो करना शुरू कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। RR बेस्ड हो गया 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे फॉलो करना। परसेंटेज बेस्ड हो गया 0.5%, 1%, इस हिसाब से आप टारगेट बुक कर रहे हो। बट अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होगा कि बट सर इसमें से भी कौन सा यूज़ करें, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी बस आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस किस टाइप के मेथड्स हैं, किस किस टाइप के अप्रोचेज़ हैं। और टाइम बेस्ड हो सकता है कि आप 11 बजे एग्जिट कर लो, या फिर 2 बजे एग्जिट कर लो, या फिर 3:15 को एग्जिट करो, ये इंट्राडे बेसिस पे। अब नेक्स्ट मेथड हो सकता है इंडिकेटर बेस्ड मेथड, कि आप अगर सेम चार्ट में, एक बार चार्ट पे चलते हैं, लेट्स से ये जो चार्ट है इसमें मैं अगर 20 SMA लगा दूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 SMA कैसे काम किया है।
प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस यहाँ ऊपर गया, नीचे आया 20 SMA के आसपास कुछ अटका रहा, फिर एक मूव दिखाया, फिर यहाँ 20 SMA से बाउंस करके फिर ऊपर गया। तो 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, जैसे 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, और अगर आप कोई स्कैल्पिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 8 पीरियड का मूविंग एवरेज, 9 EMA, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें अगर आपका क्वेश्चन है कि सर 20 EMA बेटर है कि 8 बेटर है कि 9 बेटर है, तो देखिए इसका आंसर कोई ऐसा कोई बेस्ट इंडिकेटर या बेस्ट सेटिंग नहीं होती, ठीक है। आपका बेस्ट सेटिंग काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके सेटअप पे डिपेंड करता है, आपकी एंट्री कैसे हो रही है, कितने रेंज पे आप एंट्री ले रहे हो, किस टाइप का टाइम फ्रेम रख रहे हो, आपके माइंड में टाइम फ्रेम क्या है, मतलब आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए आए हो या फिर डे एंड तक आपको छोड़ना है। तो जैसे अगर हम 20 SMA की बात करें तो मोस्टली ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सही है। इंट्राडे मतलब जो एटलीस्ट 4 से 6 घंटे का अपना व्यू लेके चल रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आई थिंक 20 SMA सिर्फ आपके एंट्री पॉइंट के लिए ठीक है, बट उसके बाद आपको एक लोअर टाइम फ्रेम वाले या लोअर पीरियड वाले मूविंग एवरेज में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम इतना देर तक वेट नहीं करते हैं, 5-7 मिनट के अंदर हम एंट्री करके निकल जाते हैं। तो वहाँ पे अच्छा होगा कि आप 8 EMA 9 EMA इस टाइप का कुछ यूज़ करो। तो वो आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा, और वो पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपको कॉम्प्लेक्सिटी या किस टाइप का आपको एग्जीक्यूशन लेवल है आपका। अगर आप तेज़ी से एग्जीक्यूट कर पाते हो तो स्कैल्पिंग करोगे, छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज रखोगे। तो एक हो गया इंडिकेटर में ही कि हम 20 SMA का यूज़ करें, और कैसे कर रहे हैं। लेट्स से हम यहाँ एंटर किए हैं तो हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस लेट्स से इसी के नीचे रखें। इसके बाद हमारा प्लान ये है कि जब भी मार्केट 20 SMA को टच करके बाउंस करे, मतलब एक नया हाई फिर से बनाए, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले आएंगे। अगर ये यहाँ पे बाउंस करके फिर ऊपर जाता तो स्टॉप लॉस यहाँ ले आते हैं। तो जब जब उस पर एक सपोर्ट दिखे, जब जब मूविंग एवरेज एक डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम करता वो दिखे, तब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, और इसी ट्रेलिंग के थ्रू आप एग्जिट कर सकते हो। और इसको टारगेट की तरह आप कैसे रख सकते हो, डायरेक्टली आप ये कर सकते हो कि जब आपकी एंट्री हुई है उसके बाद आप बस ये ध्यान दो कि अगर कोई कैंडल 20 SMA के नीचे क्लोज कर जाएगी, क्लोज करते ही आप वहाँ एग्जिट कर लोगे। तो एक मेथड ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं सुपर ट्रेंड। तो देखिए सुपर ट्रेंड का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए। मान के चलते हैं कि प्राइस एक्शन बेस्ड आपने यहाँ कोई एंट्री ली इस ब्रेकआउट पे, उसके बाद प्राइस ऐसे ऐसे करते करते ऊपर मूव करता गया। तो अगर देखिए ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, अगर प्राइस ऊपर मूव हो रहा है, तो आपका सुपर ट्रेंड भी साथ में ऊपर मूव होता जाएगा। आप इसी के बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे। जैसे इसमें कोई रिवर्सल आया तो आप यहाँ पे एग्जिट आउट कर जाओगे। यही इसी के थ्रू आप अपना एग्जिट प्लान रखे हुए हो। अब इसके अलावा लोगों को डाउट होता है कि अगर सर मार्केट साइडवेज चला गया तो ये हमको जल्दी एग्जिट करा देगा, विच आई थिंक इट्स टोटली फाइन। अगर आपके एंट्री के बाद एक अच्छा मूव नहीं आ रहा है तो फिर वैसे भी काफ़ी चांसेस है कि आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मार्केट अगर कुछ टाइम भी साइडवेज रह गया तो सुपर ट्रेंड जो है वो थोड़ा और आपके पास आ जाएगा, एटलीस्ट आपको पूरा स्टॉप लॉस हिट होने नहीं देगा। तो एक मैकेनिकल वे ऑफ ट्रेलिंग के लिए सुपर ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, नए ट्रेडर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर मार्केट में ज़रा भी कोई ट्रेंड आया तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो कई बार पहचान नहीं पाते कि कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्योंकि उनको ये स्विंग हाई स्विंग लो पहचानना इसमें इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना। तो उनके लिए बेटर है कि एक ऐसा मैकेनिकल मेथड रहे जो अपने आप ट्रेंडी मार्केट में साथ साथ में पीछे चलता रहे। मल्टीप्लायर आपने 2 रखा हुआ है, तो जैसे ही ये जो ट्रेंड है वो ख़त्म होगा, एक रिटर्न रिवर्सल यहाँ शो करेगा, आप यहाँ एग्जिट आउट कर जाओगे। तो सिंपल मेथड है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं है। हमने अभी तक जो मेथड्स देखे उनसे स्टिल थोड़ा बेटर है ये। और सुपर ट्रेंड की जगह आप ATR भी यूज़ कर सकते हो, एवरेज ट्रू रेंज। तो जो भी एवरेज ट्रू रेंज की वैल्यू चल रही है मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। क्योंकि एवरेज ट्रू रेंज जो है वो वर्ड से ही, उसके मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि एवरेजली मार्केट में इतना मूव आने के चांसेस है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो जितने आने के चांसेस है उससे थोड़ा आप ज़्यादा का ही स्टॉप लॉस रखोगे, तो इंटू 1.5 या 2 ऐसा कर सकते हो। अब देखिए हमने 2-3 चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली। एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी 2-3 चीज़ डिस्कस कर ली है। पहला था फिक्स्ड RR बेस्ड, फिर हमने देखा परसेंटेज बेस्ड, फिर हमने देखा टाइम बेस्ड, और फिर हमने इंडिकेटर बेस्ड भी देखा। तो ये सबसे सिंपल मेथड्स हैं, और फिर ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करना, 20 SMA आप इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो, 50, 100, 200 ये सब आप स्विंग के लिए यूज़ कर सकते हो।
और अगर आप और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो 8 EMA 9 EMA वो सब यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल, ये थोड़े से इंटरमीडिएट टाइप के लिए कि आपके पास लॉजिक भी है बट थोड़ा आपको और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस का डायरेक्टली यूज़ करना, जिसमें से मेनली हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे। एक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करना और एक है ट्रेंड लाइंस का यूज़ करना, जो कि बेसिकली इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, काइंड ऑफ एक टाइप की चीज़ ही है। अब जैसे ही हम इसको छोड़ के टेक्निकल एनालिसिस वाले साइड में आते हैं, अब यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं, वो एक्चुअली में सेंस बनाना स्टार्ट करता है। वो एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे आप जो भी कर रहे हो या जो भी आप डिसाइड कर रहे हो जिस चीज़ के बेसिस पे, मार्केट भी कुछ वैसे ही उसी लॉजिक्स पे काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट को आपके 1:1 1:2 से उतना लेना देना नहीं है, टाइम से कुछ लेना देना हो सकता है, बिकॉज अलग अलग टाइम पे मार्केट ओपन हो रहे हैं, कभी वॉल्यूम रहती है कभी जाती है। इंडिकेटर भी उन पे डिपेंड करता है कि कितने सारे ट्रेडर्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर बहुत सारे ट्रेडर 20 SMA यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके अराउंड अपना रिएक्शन शो करेंगे। बट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, तो ये ऐसी चीज़ें जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स इसके अराउंड ट्रेड करते हैं। मेजॉरिटी लोगों की जो साइकोलॉजी है, बेसिकली साइकोलॉजी से ही ये बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा काम करने के चांसेस टेक्निकल एनालिसिस के ही रहते हैं। सो लेट्स से कि ये इस टाइप का रेंज है, इसके ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली, इसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड साइड में कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है इस वाले लेवल पे या फिर इस वाले लेवल पे, ऐसे 2-3 आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा, बट एक बार को मान के चलते हैं कि आपने ऐसा प्लॉट करके रखा हुआ है। एंट्री के जस्ट बाद आपको दिख रहा है कि अच्छा कुछ डिस्टेंस पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है। तो हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि प्राइस जब यहाँ पे जाए, नीचे आए और दोबारा ब्रेक करें, जब जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर रहे हो। मान लीजिए कि प्राइस यहाँ गया, कुछ टाइम अटका रहा, फिर इसको ब्रेक करता है, जब जब इसमें एक ब्रेकआउट हो, एक अच्छी क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट हो, स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल करके आप यहाँ कर दोगे। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, इनका हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए। और अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि यहाँ पे शायद प्राइस अटकेगा तो, बट यहाँ से शायद रिवर्सल भी आ जाए, तो अगर इस टाइप का कोई रेजिस्टेंस है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि यहाँ पे 4 बार ऐसे रिवर्सल शो कर चुका है, तो आपके ब्रेकआउट के बाद आप सीधा इसी को एक टारगेट की तरह रख सकते हो। बट इस केस में आपको क्या ध्यान देना है कि वैसे ट्रेड्स ही लो जहाँ पे लेट्स से आप यहाँ एंटर कर रहे हो, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, तो ऐसे ट्रेड्स ही चूज़ करो जहाँ पे एटलीस्ट आपको 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड दिखे। तो यहाँ पे हम जो प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है, जो मैथमेटिक्स वाली चीज़ है, उसका भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप मैथमेटिकली भी एक सही साइड पे हो ट्रेड के, टेक्निकली भी एक सही साइड हो ट्रेड के। जब हम इस टाइप के मिक्सचर्स करने लगते हैं, इस टाइप से हम अपना प्लान करते हैं एग्जिट, तो आपके सेटअप में बहुत अच्छी एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड दोनों देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप प्योर प्राइस एक्शन की तरफ आ रहे हो, वैसे वैसे आपके टारगेट्स, आपकी एक्यूरेसी, आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड, सब कुछ और बेटर होने लग जाता है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचाने कैसे और किस किस टाइप की चीज़ों को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड में एक अलग वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इन शॉर्ट जो मेन चीज़ें हैं, बेसिकली आपको प्राइस में ही लेफ़्ट हैंड साइड में देखना है कब कब प्राइस किसी एरिया में एक रेंज बनाया हो और वहाँ से उसने रिवर्सल दिखाया हो। एक पॉइंट ये हो सकता है, इस टाइप के रेंज पे ही आप आगे इसको एक्सटेंड कर दो, मार्क कर दो, दोबारा प्राइस इसको टेस्ट करेगा, या फिर दोबारा प्राइस यहाँ कहीं रेंज ब्रेकआउट दे रहा है तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा हो गया, लेट्स से कि आप देख रहे हो कि किसी एक लेवल से, आप कई बार ऐसे मार्केट में देखोगे कि प्राइस ऐसे नीचे गिरते 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 अचानक से एक पॉइंट पे आते ही सीधा एक बड़ा मूव शुरू हो गया। तो जहाँ से भी ऐसे बड़े मूव शुरू होते हैं, प्राइस लेट्स से गिरते गिरते यहाँ आया, फिर अचानक से एक ह्यूज मूव इन लेस टाइम, ठीक है, बड़ा मूव आना, कम टाइम में आना, ये दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। जब ऐसा भी होता हुआ कहीं दिखे तो आप सोच सकते हो कि दोबारा अगर प्राइस वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये आई थिंक आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जहाँ पे भी आपको ह्यूज शार्प मूव या शार्प फॉल दिख रहा है, उस टाइप के लेवल्स को मार्क कर लो। तीसरा हो सकता है कि कोई ऐसा दिन था जहाँ मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, अगले दिन ओपनिंग यहाँ पे हुई, तो ये जो गैप ओपन रह गया है, इनके लेवल्स को भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब प्राइस यहाँ को मूव किया है तो ये अगला रेजिस्टेंस होगा, गैप क्लोज वाला। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको आई थिंक 60 to 70% केस में यही चीज़ देखने को मिलेगी।
इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, राउंड नंबर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, फिबोनाची, उन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको यही देखना है, एक रेंज से मार्केट रिवर्स ले, मतलब एक रेंज बना के एक शार्प फॉल दिखाए या फिर कोई गैप हो। ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके ज़्यादातर ट्रेड्स अच्छे ही जाएंगे। अब इसके अलावा होता है ट्रेंड लाइंस। अगर आप ऐसे ही मार्क कर पा रहे हो कि कोई ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ऐसे बार बार फॉलो कर रहा है, तो जब तक ये फॉलो कर रहा है तब तक आप ऐसे ट्रेल करते चलो, जैसे ही ये इसके नीचे ब्रेक कर दे वहाँ पे आप एग्जिट कर लो। तो आई होप ये आप समझ गए होगे। ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आई थिंक एक सेपरेट वीडियो रिक्वायर्ड है जिसमें हम डिटेल में बात कर सकें, तो उसको हम किसी और वीडियो के लिए रखते हैं। बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया हूँ कि अगर आप फिक्स्ड आरआर, परसेंटेज बेस्ड, टाइम बेस्ड, इंडिकेटर बेस्ड ऐसा कुछ भी रखते हो तो वहाँ पे चीज़ें सिंपल होती हैं, एग्जीक्यूटेबल होती है। जैसे ही हम टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले साइड आते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मतलब इस वाले साइड में आप तभी अच्छे हो पाओगे जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, जब आपने प्रैक्टिस करी हो। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस दोनों हो जाए तो तुरंत आप नोटिस करोगे कि जो बाकी मेथड्स हैं उससे आपको बेटर रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है जितना रॉ प्राइस एक्शन साइड रहोगे। अब इसके अलावा एक और मेथड है, दैट इज़ डायरेक्टली प्राइस एक्शन बेस्ड। मतलब आप लेफ़्ट साइड का कोई चार्ट नहीं देख रहे हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देख रहे हो। प्राइस एक्शन बेस्ड मतलब मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि अभी जो प्राइस चल रहा है उसकी जो मूवमेंट है उसमें जो हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशंस हो रहे हैं, सिंपली इसके बेसिस पे ही ट्रेड करना। लेट्स से मुझे लेफ्ट हैंड साइड का कोई चार्ट नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, इंडेक्स क्या कर रहा है। मुझे सिर्फ इससे लेना देना है कि अगर इस चार्ट पे मेरी एंट्री हुई है, कोई रेंज बना, इसके ब्रेकआउट पे मैं एंट्री लिया हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसमें ट्रेंड आएगा तो वो हायर हाई, हायर लो ऐसे बनाते हुए ऊपर जाएगा। तो जब जब हायर हाई, हायर लो बन रहे हैं, मैं हर स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहूँगा। बेसिकली एंट्री के बाद मूव आया, फिर एक पुल बैक हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक करंट डे का न्यू हाई यहाँ पे लग गया। जैसे ही करंट डे का न्यू हाई दोबारा से बन जाएगा, ये मेरा स्विंग हो गया, तो स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। प्राइस ऊपर गया, कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, नीचे आया, नीचे आया, दोबारा से एक नया करंट डे का हाई बना दिया, तो अब ये न्यू स्विंग हो गया, तो अब यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये जो हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशंस हो रहे हैं, डायरेक्टली इसके बेसिस पे ही टारगेट रखना या स्टॉप लॉस ट्रेल करना या एग्जिट प्लान करना, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। इसलिए बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर कोई रिवर्सल भी आता है तो जनरली आपको ऐसे दिखेगा कि प्राइस कुछ ऐसा मूव हो रहा था, एक पॉइंट के बाद अपने रेजिस्टेंस पे आया, वहाँ पे कुछ टाइम अटका रहा, फिर वहाँ से नीचे चला गया। तो अगर आपके एंट्री के बाद एक आध स्विंग भी बन गए हैं तो कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट लॉक इन कर लोगे। और ये सब करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड का सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई मेजर सपोर्ट है या कोई मेजर रेजिस्टेंस है तो वहाँ से जो रिवर्सल है वो बहुत तेज़ी से आते हैं, और हो सकता है कि उस पॉइंट तक आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका ना मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका पहला जो टेस्ट हो रहा है वो ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हो। तो प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो और अगर आप लेफ़्ट साइड का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप गलत ट्रेड्स में, मतलब ऐसे ट्रेड्स ले लो जहाँ पे आपका 1:1 भी ना बन रहा हो। तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन तो यही होगा कि आप रिस्क रिवॉर्ड भी देख लो, साथ में प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेल करो, बट रेजिस्टेंस के हिसाब से बस ये देख लो कि आपका जो एंट्री हो रहा है उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस कुछ दूरी पे होना चाहिए। इसके बाद जैसे मार्केट स्विंग ले रहा है उस हिसाब से आप ट्रेल करते चलो। तो अगर आप ये 2-3 चीज़ मिक्स कर लोगे तो मान लीजिए आप एक एडवांस ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाले के साइड में आ चुके हो, जहाँ पे आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो जिसके बेसिस पे मार्केट खुद फंडामेंटली चलता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो आप समझ रहे होगे कि कैसे हम एक सिंपल अप्रोच से थोड़े और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आ गए हैं और एक ऐसे डायरेक्शन में आ गए जहाँ पे एक्सपीरियंस लगेगा ही। आप 6-7 महीने, 8 महीने रोज़ चार्ट देखोगे तब धीरे धीरे ये सब जो स्विंग फॉर्मेशंस है हम पहचानना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट मेथड है कैंडल बाय कैंडल ट्रेलिंग करना। तो ये हम 2 केस में कर सकते हैं। पहला है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि मोस्टली लोग ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं जिसमें हाई मोमेंटम क्लियरली दिख रहा हो। मतलब कोई रेंज था, ब्रेकआउट हुआ, एक बड़ी सी ह्यूज कैंडल बन गई, और लेट्स से कि मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो एक ह्यूज ग्रीन कैंडल बन गई। इसके ब्रेकआउट पे या इसी के ड्यूरेशन में मैंने कहीं पे एंट्री ली हुई है, इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे। इसके बाद जब तक ये नया हायर हाई बनाते जा रहा है मैं लगातार अपना यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं यहाँ स्कैल्पिंग करने आया हूँ, मुझे यहाँ कोई 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे के लिए नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये मूव आए उतना मैं मूव कैप्चर कर लूँ। जैसे ही इसमें एक पहली रेड कैंडल बन जाए या जैसे ही कोई कैंडल का लो ब्रेक हो, मैं वहाँ एग्ज़िट कर दूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो 80% ट्रेड्स हैं उसमें आपका या तो छोटा प्रॉफिट होगा या तो छोटा लॉस होगा। 20% ट्रेड्स में अगर ये लगातार 4-5 कैंडल भी एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लॉक इन कर पाओगे। तो स्कैल्पर्स यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को, कैंडल बाय कैंडल ट्रेलिंग मैकेनिज़्म को। और इवन आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 मिनट का चार्ट है, इस रेंज के ब्रेकआउट पे हमने लेट्स से एंट्री करी है। एंट्री हो जाने के बाद आप अपना टाइम फ्रेम 5 को चेंज कर दो 15 से, या फिर 20 कर दो या तो 30 कर दो, बट 15 आई थिंक इंट्राडे के हिसाब से सही है। तो 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री तो ले ली, उसके बाद 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे जैसे मार्केट बन रहा है उस हिसाब से कैंडल बाय कैंडल आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, क्योंकि 5 मिनट में जो स्विंग फॉर्मेशंस होंगे वो 15 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा ये सिंपल फील होगा, सिंपल अप्रोच फील होगा स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए। तो ये कुछ मेथड्स हो गए। मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। एक हो गया फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड, एक हो गया परसेंटेज बेस्ड, एक हो गया टाइम बेस्ड, फिर हमने देखा इंडिकेटर बेस्ड, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद प्राइस एक्शन। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेथड्स हैं। अब इसका आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग पे। मतलब इस टाइप का आप प्लान कर सकते हो कि 1:2 अचीव हो गया मेरा। अगर मार्केट में मुझे दिख रहा है कि मैंने 1000 रुपये का रिस्क लिया था और मार्केट अभी 2000 का प्रॉफिट मुझे दे रहा है, तो एटलीस्ट मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर लूँ, या फिर 1% का मूव आ जाए उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर लूँ, या फिर किसी मूविंग एवरेज पे एक बार बाउंस ले ले तो फिर मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर लूँ। तो ऐसे करके आप CTC के साथ कंबाइन कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा मेनली बिगिनर्स के लिए ही होता है, और मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी बिगिनर्स हैं या जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कैसे हम लॉसेस को कट डाउन करें। पहला प्रायोरिटी आप यही रखिए कि एंट्री होने के बाद तुरंत कुछ ऐसा देखा जाए या कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए जिससे आप पूरा स्टॉप लॉस ना दो। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ मैकेनिज़्म है स्टॉप लॉस ट्रेल करने के, टारगेट बुक करने के। इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वो अब किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी भी आप शायद वेट कर रहे होगे कि सर फाइनली बताओ कि सबसे बेस्ट क्या काम करता है। तो देखिए, मेरा जो अप्रोच है ट्रेडिंग को लेकर के वो फुली डेटा बेस्ड है। मतलब जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी मैं ट्रेलिंग मैकेनिज़्म फॉलो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि मुझे जितना उस पर डेटा मिले उसके बेसिस पे ही कोई रूल या कोई ओपिनियन बनाऊँ। तो आपने मुझे देखा होगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तो मैं या तो 315 को एग्जिट करता हूँ या फिर अपने स्टूडेंट्स को जनरली बोलता हूँ कि हर स्विंग फॉर्मेशन पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। जिनके पास टाइम है उनको जो प्राइस एक्शन वाला मैंने मेथड बताया, हायर हाई हायर लो के बेसिस पे ट्रेल करना, ये आई थिंक बेस्ट मेथड है। जिनके पास लाइव मार्केट में कंटिन्यूसली देखने का टाइम नहीं है वो 315 को एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी मेथड्स हैं, इंडिकेटर बेस्ड हो गए, या 11 बजे एग्जिट करना, या फिर परसेंटेज बेसिस पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे, उन सबको मैं इसलिए फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि या तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है, जो हमारा पूरा सेटअप है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने टेस्ट किया है और कंपेयर करके देखा है तो मुझे ऐसा दिखता है कि 315 पे निकलना मच बेटर है, या फिर ऐसे ट्रेल करना मच बेटर है। और ये जो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अपने एल्गोरिथमिक टेस्ट से। मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली सिस्टम ट्रेडिंग के साइड से आता है। डिस्क्रिशनरी के पहले कई साल तक मैंने सिस्टम ट्रेडिंग, प्योरली सिस्टम ट्रेडिंग ही करी है, और वहाँ पे मैं जितने भी स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट करता था, कोई 1-2 स्ट्रैटेजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ को मैंने बैक टेस्ट किया है प्रॉपरली, PNL के साथ साथ सारे जो भी उसके स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, और हर स्ट्रैटेजी को मैं अलग अलग ट्रेलिंग मैकेनिज़्म, स्टॉप लॉस मैकेनिज़्म, टारगेट मैकेनिज़्म के साथ टेस्ट करके देखता था कि कंपेरेटिवली सबसे बेस्ट क्या काम कर रहा है। तो जिन सेटअप्स को, जिन लॉजिक्स को मैंने टेस्ट किया है, उसने मुझे दिखा है कि 1:1, 1:2, 1:3 ये सबसे वर्स्ट काम करते हैं। 315 और जो ये स्विंग वाला फॉर्मेशन है, हायर हाई हायर लो, ये सबसे बेस्ट काम करता है अगर हम PNL वाइज देखें तो। अब अगर इसमें भी देखें कि 315 बेटर है या हायर हाई हायर लो वाला मेथड, तो मैं कहूँगा कि हायर हाई हायर लो वाला मेथड मच बेटर है, क्योंकि इससे आपके ड्रॉडाउन्स कम हो जाते हैं। मैंने जो बैक टेस्ट किए थे 90% केसेस में मुझे दिखा था इन दोनों के PNL तो सेम थे, मतलब ईयर एंड में दोनों का टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम आता था,
बट अगर हम ड्रॉडाउन्स की बात करें तो 315 वाले केस में एक्यूरेसी भी कम थी, ड्रॉडाउन्स भी थोड़े ज़्यादा रहते थे जिसको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, बट कंटिन्यूसली ट्रेल करने में ड्रॉडाउन्स थोड़े कम होते हैं। अब जो बाकी मेथड्स हैं जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो एल्गोरिथमिकली टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। आप कोड नहीं कर सकते हो कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन कर रहे हो। प्रीवियस डे हाई लो क्लोज, वीकली हाई लो क्लोज, वो तो एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, बट जो एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनको कोड करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप के होते हैं कि प्राइस कहीं गया, एक रेंज में रहा, उस रेंज के बाद वहाँ से रिटर्न ले रहा है, तो आप इस रेंज को मैथमेटिकली या कोड के बेसिस पे कैसे कोड करोगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है। तो मेरा जो ओपिनियन बना हुआ है कि 315 को एग्जिट करना चाहिए या फिर स्विंग फॉर्मेशन के हिसाब से ट्रेल करना चाहिए, इसमें आप 2-3 चीज़ ध्यान रखना। पहली चीज़ ये ट्रू है मेरे एल्गो सेटअप्स के लिए, जो मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो एक्चुअली मैं इन्हीं से इंस्पायर्ड है, इसलिए मैं सेम मैकेनिज़्म अपने डिस्क्रिशनरी वाले मेथड्स में फॉलो कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि जिन लॉजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक टाइप के लॉजिक्स हो जिन पे 315 वाला मेथड सही काम करता हो, और आप जिन सेटअप्स पे काम करते होगे उसके लिए शायद 2 बजे निकलना बेस्ट हो। तो घूम फिरा के पॉइंट ये है कि जो भी बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट लॉजिक होता है, बेस्ट एग्जिट प्लान होता है, ये जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं इसका आंसर छुपा है बैक टेस्टिंग में। जब आप बैक टेस्ट करोगे अपने सेटअप को, या फिर अगर प्योरली डिस्क्रिशनरी सेटअप है तो लाइव टेस्ट करोगे, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे, वहाँ पे आप नोट करोगे कि लेट्स से आप खुद 1:2 पे एग्जिट तो ले ले रहे हो, बट साथ में आप बाकी चीज़ें भी, बाकी डेटा भी कलेक्ट करते जाओ। हर दिन ट्रेड करने के बाद अपना PNL आपने नोट कर लिया, डेट, PNL, स्टॉक नेम, ये सब तो आपने नोट कर लिया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी नोट कर लो कि 1:2 पे तो मैंने एक्चुअली में बुक किया है, बट 1:3 के हिसाब से करता तो क्या होता, स्विंग के हिसाब से ट्रेड बुक करता तो क्या होता, अगर 315 को एग्जिट करता तो क्या होता। तो जब आप ये डेटा मेंटेन करोगे और उस डेटा के बाद लेट्स से आप 6 महीने के बाद देखोगे कि अच्छा मैं 1:2 पे एग्जिट कर रहा था, मेरा प्रॉफिट अभी टोटल 12% का हुआ है, बट मुझे दिख रहा है कि जो मैंने 315 वाला भी साथ में नोट किया है वो मुझे 18% का रिटर्न दे रहा है, तब आप डेटा बेस्ड अपना रूल चेंज कर सकते हो। और हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। जो भी आपको रूल्स चेंज करने हैं, जो भी आपको ओपिनियंस बनाना है मार्केट के अराउंड, हमेशा डेटा बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, वो तो हज़ारों बातें करते रहेंगे। आपका सेटअप, आपका लॉजिक, आपका ट्रेडिंग मैकेनिज़्म, आपका ट्रेलिंग मैकेनिज़्म, आपका एग्जिट प्लान, सब कुछ एंड ऑफ डे डेटा बेस्ड होना चाहिए। या तो बैक टेस्ट किया जा सके तो वैसे कर लो, अगर सेटअप ऐसा है जिसको आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते हो तो लाइव ट्रेडिंग जो आप रोज़ रोज़ कर रहे हो उसमें बाकी चीज़ें नोट करते चलो, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कि जो बेस्ट मेथड, बेस्ट मैकेनिज़्म के लिए आप सोच रहे हो कि आपको वो आंसर मिल जाए, तो वो आंसर आपको कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं बता सकता, वो आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दैट वाज इट। होपफुली आपको आज कुछ सीखने को मिला हो। आज के इस वीडियो फॉर्मेट में कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं था, डायरेक्टली हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया। अगर ये फॉर्मेट ठीक लगा हो तो फिर कमेंट्स में ज़रूर बताना। लास्टली अगर कोई मेजर पॉइंट मिस हुआ होगा जो मुझे बाद में फील हो तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। So that was it. I hope you find this video informative, and as always, thanks for watching.